के बारे में, जो कि है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो पार्ट नंबर 1 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? 1 से 4 तक टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। तो बस हमें इन्हीं 4 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट आर्टिकल से चलते हैं। पहला आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? दैट इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि इंडिया, जिसे हम भारत के नाम से भी जानते हैं, ये यूनियन होगा स्टेट्स का। अब स्टेट्स का यूनियन होगा क्या मतलब? इसमें यूटीज नहीं आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएंगे, तो वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल तो इजी सा है, आपको समझ आ ही गया होगा। तो पहली चीज़ तो इन्होंने यहाँ पे यूनियन वर्ड क्यों यूज़ किया है? कोई और वर्ड जैसे फेडरेशन होगा या फिर कुछ और क्यों यूज़ नहीं किया और सिर्फ यूनियन यूज़ किया है, क्यों? यूनियन का मतलब है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है सभी स्टेट्स, जैसे कि गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, गुजरात, सारी स्टेट्स हैं, तो इन सब का एग्रीमेंट नहीं है। इन्होंने एग्रीमेंट नहीं साइन किया इंडिया के अंडर रहने के लिए, ये इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज नो स्टेट हैज़ द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट। किसी भी स्टेट के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। मान लीजिए महाराष्ट्र बहुत पावरफुल हो गया, रेवेन्यू अच्छा हो गया, वो इंडिया से अलग होना चाहता है, तो ये राइट ही नहीं है उसके पास। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। राइट नाउ टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है? हम पढ़ते हैं ना द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो टेरिटरी वर्ड का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। अब इसमें क्या क्या आता है? इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, इंडिया के जितने भी यूटीज हैं, मतलब जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्लस अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। और कोई एरिया है इंडिया के पास, या किसी पे अगर कभी इंडिया हमला करे या इंडिया के अंडर किसी वॉर के अंडर इंडिया का पार्ट बन जाए, इस तरह से अगर कोई और टेरिटरी कोई और क्षेत्र है इंडिया के पास, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी ही माना जाएगा। ठीक है, यह है फर्स्ट आर्टिकल कि इंडिया जो कि भारत है, इट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह है पहला आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 2 के बारे में कि सेकेंड आर्टिकल क्या है। तो ये है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब हम इसमें कोई नई स्टेट को या तो एडमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, या नई सी बना भी सकते हैं जो पहले से इंडिया का पार्ट नहीं है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब किसी पे आपने हमला किया तो आप उसको इंडिया की स्टेट बना सकते हो। ठीक है, ये बात है। या किसी भी और तरीके से अगर कोई इंडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है, कोई नई चीज़ इंडिया में ऐड हो जाती है, मान लीजिए नेपाल इंडिया में ऐड हो गया, तो आप चाहें तो उसे स्टेट बना सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 2। ध्यान से पढ़िएगा, ये वाला पार्ट इसमें है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है, बट हल्का सा डिफरेंस है इसमें भी इन्होंने यही कहा है, जैसे आर्टिकल 2 में कहा है ना कि नई स्टेट बना सकते हैं, आर्टिकल 3 में भी यही कहा है नई स्टेट बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 में कहा है कि जो इंडिया का पार्ट पहले से ना हो। आर्टिकल 3 में क्या कहा है कि कोई भी स्टेट है, कोई भी यूटी है जो पहले से हमारी है, या तो उसको अलग अलग करके नई स्टेट बना लो। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश ही था पहले, बाद में 2 बन गए। यूपी और उत्तरांचल का भी ऐसे था, यूपी था पहले, फिर बाद में उत्तराखंड बना दिया, है ना। या फिर यूनाइट करके किन्हीं 2 स्टेट्स को जोड़ा, या एक स्टेट या यूटी को जोड़ा और फिर नई स्टेट बना दी। तो ऐसा भी हो किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 3। अब ये सब करने की पावर किसके पास है? क्या 2 स्टेट्स के अगर विधानसभाएं मान जाती हैं तो क्या काम चल पड़ेगा? नहीं, पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट के पास इतना राइट है, राइट, दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट और टू ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एनी स्टेट। मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है, सिर्फ इसी के पास इतनी पावर है कि या तो ये किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकता है, या कम कर सकता है, या वहाँ का नाम चेंज कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है एमसीक्यूज में, किसके पास इतनी पावर है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसीजर क्या रहेगा इसका। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो प्रोसीजर में फर्स्ट पार्ट है कि बिल एक पास करना पड़ता है किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, या लोकसभा में या राज्यसभा में, बट उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। मतलब प्रेसिडेंट के साथ पहले डिस्कशन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की हामी होनी चाहिए चीज़ में, फिर आप बिल पास कर सकते हो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, किसी भी स्टेट के एरिया को कम ज़्यादा करने के लिए या फिर नाम चेंज करने के लिए। नाउ इफ इट अफेक्ट्स द बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर रेफर। अब अगर किसी स्टेट से रिलेटेड है, किसी स्टेट की बाउंड्री कम ज़्यादा करनी है या नाम चेंज करना है, तो पहले स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना पड़ेगा, उसके बाद किसी भी हाउस में ये प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी यूटी का कर रहे हो तो स्टेट लेजिस्लेचर में देने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे पार्लियामेंट में जाएगा। ठीक है,
नाउ एक्सप्रेस व्यूज़ विद इन टाइम लिमिट। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको प्रेसिडेंट टाइम देगा, 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन, कितना टाइम है, तो उनको उतने दिन के अंदर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज डीम्ड पास, अदरवाइज समझा जाएगा कि हाँ पास हो गया उनका, क्योंकि जो कंसेंट है ना इनकी हामी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी, ये जो पास किया जाता है बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है। ठीक है, अब हमारा रह गया 4th आर्टिकल, जो कि पार्ट 1 का चौथा और लास्ट आर्टिकल है। ये क्या बोलता है, laws made under articles 2 and 3 are not to be considered as amendments of the constitution under article 368। इसका क्या मतलब है, पहले आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 368 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन। कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है तो आप संशोधन के थ्रू अंडर आर्टिकल 368 कर सकते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जो हमने आर्टिकल 2 एंड 3 पढ़े ना कि नई स्टेट बना सकते हैं, वो सब जो हमने कहानी पढ़ी, उसको लेकर आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हो, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ही रहेगी, स्टेट के पास नहीं जाएगी। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही नागरिकता के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें सिटीजनशिप आती है। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करें तो 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप के अंडर आते हैं। इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको हम अलग अलग नहीं पढ़ते, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फर्स्ट पार्ट, जिसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं 1 से 4 तक, तो वो हमने चारों बहुत अच्छे से पढ़े थे। लेकिन जो सिटीजनशिप का है रहता है 5 से 11 तक, इनको हम मतलब बुक्स में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम इनको इतने ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप होती क्या है, इसको आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप छूट जाती है। ठीक है, क्या इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ अ सिटीजन। एक नागरिक होता क्या है। अब जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें क्या है, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, जहाँ हमारा मन करे हम ठहर सकते हैं, बस एक हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, है ना, जैसे आधार कार्ड हो गया। तो वही पूछ रहे हैं कि सिटीजन होता क्या है। A person who enjoys full membership of the community in which he lives। एक ऐसा इंसान जो पूरे पूरे मज़े करता है जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, पूरी मेंबरशिप है उसके पास, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, जैसे इंडिया के सिटीज़न हैं हम, तो हम जो चाहे कर सकते हैं, बस ये कोई गलत चीज़ चोरी चकारी नहीं करनी है, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप है, हम इंडियंस हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान वालों के पास राजस्थान की भी सिटीजनशिप है और इंडिया की भी है, ऐसा कोई होता है, नहीं होता है। अब देखिए, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अब तो चलिए वो यूटी बन गया, अलग अलग हो गए, बट जिस टाइम वो स्टेट हुआ करता था उसके पास स्पेशल स्टेटस था, 370 के अंडर आता है ना। तो उस टाइम पे उनके पास डबल सिटीजनशिप थी, ड्यूल सिटीजनशिप थी, एक थी इंडिया की, एक थी अपने स्टेट की। राइट, बट इंडियंस अब तो चलो, अब तो बात चेंज है, अब तो जम्मू कश्मीर वालों के पास भी सिंगल सिटीजनशिप है, कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। आई होप मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की, नागरिकता जो है इंडिया में आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है बाय बर्थ। आपका जन्म इंडिया में हुआ तो आप इंडिया के नागरिक हो गए, फ़र्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप कहाँ के हैं, आपका बर्थ यहाँ पे हुआ है तो आप इंडियन सिटीजनशिप है, तो इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, बट आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये है क्या। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पढ़ना है ना ये, तो बाय बर्थ होता है कि जन्म से जो आपके पास नागरिकता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी पैदा हुए इंडिया में, बर्थ हुआ जिनका इंडिया में, लेकिन उनके पेरेंट्स इंडियंस नहीं हैं, फिर भी उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हैं। आई थिंक इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत डेप्थ में हो जाएगा ये। फिर है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट होता है जैसे कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, इसके बीच में चाहे आपका बर्थ बाहर हुआ लेकिन आपके फादर इंडियन थे तो आप इंडियन हो। ठीक है, बाय डिसेंट होता है। बाय रजिस्ट्रेशन कि आपका बर्थ हुआ लेकिन फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, जो भी इनका गवर्नमेंट ऑफिस होता है, तो आप बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन हो गए। बाय नेचुरलाइजेशन, आप इंडिया में रह रहे हो पिछले 14 सालों से, आपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम किया है, आप इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से जा रहे हो, या सिंगिंग में हो, है ना, किसी भी चीज़ में हो, अच्छी फील्ड में, तो बाय नेचुरलाइजेशन सरकार आपको देती है सिटीजनशिप। जैसे कि अदनान सामी है, ठीक है, वो इंडियन नहीं थे, आई थिंक वो पाकिस्तानी थे, आई डोंट नो कहाँ से थे, बट इंडियन नहीं थे, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली बाय नेचुरलाइजेशन। फिर है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए आप कहीं किसी और कंट्री के हैं, जैसे मान लीजिए फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, भूटान के हैं, लेकिन इंडिया ने भूटान पे कब्जा किया और भूटान इंडिया का पार्ट बन गया, तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अब आप इंडियन सिटीजनशिप
आपके पास आ गई, ठीक है। तो बाय बर्थ आपको समझ में आ गया, बाय डिसेंट आपको समझ में आ गया, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेक्स्ट थिंग इज अब जैसे हम हैं, ठीक है, जैसे मैं हूँ, तो मैं बाय बर्थ एंड बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजन हूँ, जन्म से तो हूँ ही हूँ, बट बाय रजिस्ट्रेशन भी हूँ कि हमारी रजिस्ट्रेशन भी होती है, ठीक है। तो जो इंडियंस होते हैं ना, वो दो मेथड्स की वजह से जो है वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। प्रेसिडेंट लिखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा एमसीक्यू बनता है कि जो इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ना, उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पहला तो वो अ सिटीजन बाय बर्थ, जो जन्म से भारत का नागरिक है वो अप्लाई कर सकता है, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा है नेचुरलाइज्ड सिटीजन, जिसको बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप भारत की नागरिकता मिली है, वो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब इलेक्शन लड़ सकता है। तो हो गए दो लोग, कौन, नेचुरलाइज सिटीजन एंड सिटीजन बाय बर्थ। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सिटीजनशिप आप कैसे लोगे इंडिया की अगर आप इंडियन नहीं हो, लेकिन लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कई बार ऐसा होता है कि आप इंडियन ही हो लेकिन फिर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाती है आपसे, तो वो कैसे, किन कारणों से होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडियन नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप 3 वजह से आपसे छूटी जा सकती है या आपको लॉस हो जाता है उसका। कैसे? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन होता है परित्याग करना, वॉलंटरी एक्ट। मान लीजिए आप इंडियन हैं बट आप कनाडा में जाके सेट हो गए, वहाँ पे सेटल हो गए, आपने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली, तो आपने अपने आप त्याग दी इंडियन सिटीजनशिप। पहला तो ये हो गया। दूसरा टर्मिनेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ, सरकार को पता चल गया कि आपने कहीं और की सिटीजनशिप ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप थी वो कैंसिल, खुद ही हो गई, खत्म, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज डेप्रिवेशन। सबको ना ये दो तो आराम से समझ में आते हैं कि ये हमने खुद छोड़ी, ये सरकार ने छुड़वा दी। डेप्रिवेशन में सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे डेप्रिवेशन क्या है, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देखिए, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, या तो बाय रजिस्ट्रेशन आपने एक्वायर किए इंडियन सिटीजनशिप, या बाय नेचुरलाइजेशन। इन सिर्फ 2 मेथड्स के थ्रू अगर आपने ली है इंडियन सिटीजनशिप, तभी बाय डेप्रिवेशन आपकी सिटीजनशिप जाती है। मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड कर दिया बहुत बड़ा, मान लीजिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, आपके जो कागजात हैं गलत थे, आपने झूठे कागजात बनवाए, तब आपकी इंडियन सिटीजनशिप चल जाती है। बीइंग डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कोई देश विद्रोह टाइप होता है ना, देशद्रोह टाइप कुछ वैसा काम कर दिया, मतलब डिसलॉयल समझ रहे हैं, आपकी कोई लॉयल चीज़ नहीं की आपने, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अगेंस्ट कुछ गलत चीज़ कर दी, तो तब भी आपकी जो सिटीजनशिप है वो चली जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझा आपको अच्छे समझ आया हो, और अगर आपको